गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जानने के लिए जो डिफरेंट दृष्टिकोण है और सिद्धांत हैं, वो किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखने का प्रयास किया था। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है यथार्थवाद के बारे में, नव यथार्थवाद के बारे में और आदर्शवाद के बारे में। आज मैं जिस विषय पे बातचीत आप लोगों के साथ करूंगी, चर्चा करूंगी, वो विषय है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखने के लिए या समझने के लिए नव उदारवादी या फिर उदारवादी दृष्टिकोण किस तरह के व्यू और अपने विचार रखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उदारवाद जो शब्द है वो कहीं न कहीं बहुत हद तक आइडियलिज्म से मिलता जुलता है। जैसे मैंने बताया था कि आइडियलिज्म क्या करता है कि मनुष्य की अच्छी प्रवृत्ति में विश्वास करता है, नैतिकता की बात करता है, मूल्यों की बात करता है, मान्यताओं की भी बात करता है। तो उसी तरह से उदारवाद क्या करता है कि उदारवाद एक ऐसे ह्यूमन सोसाइटी की बात करता है जिसमें मनुष्य को जीवन जीने के लिए उनकी स्वतंत्रताओं को संरक्षित रखा जाए, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए, उनको सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, और साथ ही साथ अगर सभी के साथ समान होगा तो कहीं न कहीं सोसाइटी में प्रोग्रेस होगा, या फिर पीस को इस्टेब्लिश किया जाएगा, या फिर डेवलपमेंट को इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया जाएगा। जब हम उदारवाद की बात करते हैं, सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो उदारवाद है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में जो विचार देता है, उससे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, यानी जो लिबरल थियरी का उदय हम कहाँ से देखते हैं। तो मैंने ये नोट किया हुआ है कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिबरलिज्म इन आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत उदारवाद किन किन बातों पे फोकस करता है। फर्स्ट कहता है कि इंडिविजुअल राइट्स, फ्रीडम एंड इक्वालिटी की बात करता है। इंडिविजुअल राइट्स, फ्रीडम और इक्वालिटी का क्या मतलब हुआ कि जो मनुष्य है, जो व्यक्तिगत आधार पे उनके अधिकारों को संरक्षित किया जाना चाहिए, ताकि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को समाज में अपनी गुणों के आधार पे, अपने व्यवहार के आधार पे विकसित कर सके। फ्रीडम का क्या मतलब है कि ऐसा सोसाइटी उनको सरकमस्टेंसेस या ऐसा वातावरण दे जिसमें वो अपने गरिमामय पूर्ण जीवन को व्यतीत कर सके और कहीं न कहीं उन पे अनावश्यक बंधन ना हो। फ्रीडम में भी बहुत बाद में डिबेट होगा, अगर आप लोग थियोरेटिकल पार्ट कभी पढ़े होंगे, कि फ्रीडम का मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी मनमानी करें, ये बात की बातें हैं, ये बात में हम डिस्कस करेंगे। और इक्वालिटी का क्या मतलब होता है कि सभी को विकसित होने के लिए उन्हें अवसरों की समानता उपलब्ध कराया जाए, यानी व्यक्तिगत रूप से उनके अधिकारों को संरक्षित किया जाए, उनकी स्वतंत्रताओं को संरक्षित किया जाए, और साथ ही साथ उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाए। नेक्स्ट क्या है कि उदारवाद ये मानता है म्यूचुअल बेनिफिट्स की बात करता है, यानी परस्पर बेनिफिट्स का क्या मतलब होता है कि यानी अगर हमारे लाभ हो तो आपके लाभ हो। बाद में मैं बात करूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय राज्य के अंतर्गत या अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी के अंतर्गत सिंपल सी भाषा में है, म्यूचुअल बेनिफिट्स का मतलब होता है कि प्रत्येक राज्य या प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने के लिए एक समान बेनिफिट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि रेशनल एक्टर्स की बात करता है, यानी ह्यूमन रेशनल एक्टर का क्या मतलब होता है, जैसे हमने बताया था कि इंटरनेशनल सोसाइटी के अंतर्गत या इंटरनेशनल एरेना में एक्टर्स का मतलब होता है राज्य, जैसा कि यथार्थवादियों ने कहा था। लेकिन आदर्शवादियों ने कहा था कि राज्य के साथ साथ गैर राज्यकर्ताओं की भी भूमिका होती है। उसी तरह लिबरल्स थिंकर्स मानते हैं कि जो एक्टर्स हैं, चाहे वो राज्य हो, चाहे गैर राज्यकर्ता हो, चाहे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, रैशनल यानी वो तार्किक है, वो विवेकपूर्ण है, वो सोच सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और जो भी वो डिसीजन लेंगे वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट है
फोकस ऑन कोऑपरेशन। मैंने कल भी आपको समझाया था कि वो राष्ट्रों के बीच में, या व्यक्तिगत लेवल की बात हो, चाहे सामाजिक स्तर की बात हो, चाहे राज्य के स्तर की बात हो, चाहे राष्ट्र के स्तर की बात हो, कि उनके बीच, राष्ट्रों के बीच या व्यक्तियों के बीच कहीं ना कहीं समन्वय और सहयोग की भावना होना चाहिए। यानी कोऑपरेशन पे वो ज़्यादातर फोकस करते हैं, यानी बिटवीन स्टेट, राष्ट्रों के बीच, राज्यों के बीच जो उदारवादी है, सहयोग और समन्वय के बिंदुओं पर ज़्यादा जोर देते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग फेथ इन ह्यूमन रीजन। मतलब मैंने समझाया कि वो ह्यूमन रीजन, मनुष्य को क्या मानते हैं कि विवेकशील प्राणी मानते हैं, विश्वास करते। इसीलिए आप जब लॉक की थ्योरी पढ़ेंगे तो उन्होंने बताया था कि सीमित सरकार की बात करते हैं, कि मनुष्य के जीवन में स्टेट को उतने ही इंटरफेयर करना चाहिए जहां तक उनकी सुरक्षा की बात है। इसीलिए क्योंकि मनुष्य क्या है? एक विवेकशील प्राणी है। इसलिए स्ट्रांगली मतलब सुदृढ़ रूप से वो मनुष्य के विवेक और तर्क में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। इनका मानना है कि जब राष्ट्रों के बीच में आर्थिक अंतर निर्भरता होगा, इंटरेक्शन होगा, तो जो वर्ल्ड लेवल पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या कॉन्फ्लिक्ट विद्यमान है या डिस्प्यूट है, वो कहीं ना कहीं उन्हें रिड्यूस यानी कम करने का प्रयास किया जा सकता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट उनका मानना है कि एक तरीके से वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजिंग इन इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कहने का मतलब है कि वो जो एक संस्थाओं के पॉजिटिव रोल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने कल चर्चा किया था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो आदर्शवादी सिद्धांत का उदय होता है। आदर्शवाद ये मानता है कि जो डिस्ट्रक्शन इंटरनेशनल सोसाइटी में हुआ है, उस डिस्ट्रक्शन को कैसे कम किया जाए। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होती है, संगठन की आवश्यकता होती है। आप सभी जानते हैं कि संगठन तो एक व्यक्ति से मिलकर तो नहीं बनेगा, बहुत सारे व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, बहुत सारे राज्यों की आवश्यकता होगी। तो जब हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस को बनाएंगे, स्टैब्लिश करेंगे, तो जो एक कॉमन समस्या है, चाहे वो वॉर से रिलेटेड हो, चाहे टेररिज्म से रिलेटेड हो, चाहे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी तरह की सिचुएशन है, वो सिचुएशन को एक प्लेस, एक स्थान पे आकर उसमें हम निगोशिएशन करेंगे, वार्तालाप करेंगे, और जहां तक कोशिश होगा कि हम पॉजिटिव रिजल्ट लाने का प्रयास करेंगे। तो जो उदारवादी विचारक हैं या उदारवादी जो सिद्धांत के बेसिक आधार है, वो विश्वास करते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है, वो वर्ल्ड सोसाइटी के अंदर अपने पॉजिटिव रोल को स्टैब्लिश करेंगे, जिससे वर्ल्ड व्यवस्था में शांति और विकास को स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ कोऑपरेशन डिस्पाइट एनार्की। जैसे हमने ये समझाया था, मैं बार बार आप लोग को याद दिलाना चाहती हूँ। एनार्की का क्या मतलब होता है? जैसे सिंपल सी बात है, हमने कहा कि सोसाइटी के अंदर, एक परिवार में भी शांति के साथ साथ विवाद की स्थिति होती है। उसी तरह इंटरनेशनल सोसाइटी में क्या होता है कि वॉर के साथ साथ पीस होता है, यानी दोनों एक साथ चल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब सिस्टम एनार्की है, जैसा यथार्थवादियों ने बताया था, सिस्टम क्यों एनार्की है? क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है स्टेट को गाइडलाइन देने के लिए या उनके बिहेवियर को कंट्रोल, एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। स्टेट के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कोई सेंट्रल, केंद्रीय सत्ता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में विश्व स्तर पे क्या है कि अराजकता मौजूद है। तो इनका मानना है कि, उदारवादियों का मानना है कि हम कोऑपरेशन के माध्यम से जो एनार्किज्म वर्ल्ड सोसाइटी में एस्टैब्लिश है, उस एनार्किज्म को कम करने का प्रयास किया जा सकता है। नेक्स्ट है, होपफुली मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई कंफ्यूज, क्योंकि बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे जब मैं उदारवाद की बात कर रही थी, तो मैंने कहा था कि जब हम शास्त्रीय उदारवाद की, उदारवाद का उदय कहाँ से होता है, तो जॉन लॉक के विचारों में। ये वेस्टर्न थिंकर है जॉन लॉक, आप लोगों ने पढ़ा होगा थ्योरेटिकल पार्ट, जब वेस्टर्न पाश्चात्य चिंतकों का आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जॉन लॉक कहते हैं, प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं। वो कहते हैं कि स्टेटलेस सोसाइटी के अंतर्गत हमें स्टेट की क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि हमारे प्राकृतिक अधिकारों को संरक्षित करने के लिए। अब ये प्राकृतिक अधिकार क्या है? जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और संपत्ति का अधिकार है। इन तीनों अधिकारों को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए हमें स्टेट की आवश्यकता होती है। और
स्टेट हम कैसे बनाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि मनुष्यों ने आपस में समझौते करके राज्य जैसी संस्था का निर्माण किया है। और राज्य जैसी संस्था का क्यों निर्माण किया है? क्योंकि हमें अपने प्राकृतिक अधिकारों को संरक्षित करना है, और मुख्य रूप से जीवन के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को और संपत्ति के अधिकार को। तो लॉक के विचारों में कहीं ना कहीं हम उदारवाद की परंपरागत रूप से, ऐतिहासिक रूप से झलक देखने का प्रयास करते हैं। इमैनुअल कांट, मैंने कल भी आदर्शवादी जब सिद्धांत की मैं चर्चा कर रही थी तो इमैनुअल कांट के बारे में मैंने डिस्कस किया था। मैंने समझाया था कि वो किन किन विचारों पे फोकस करते हैं। ये भी बात करते हैं पीस और कोऑपरेशन की, यानी ये भी शांति और आपका सहयोग की बात करते हैं। वो कहते हैं कि और शांति और सहयोग, कांट बताते हैं कि शांति और सहयोग को हम कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं। इनकी पुस्तक मैंने बताया था परपीचुअल पीस है। तो वो कहते हैं कि कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कुछ ज़रूरतें हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी के अंतर्गत या समाज के अंदर या राज्य के अंतर्गत शांति और सहयोग को स्टेब्लिश कर सकते हैं। पहला क्या कहते हैं कि रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन यानी गणराज्यीय जब आपका कॉन्स्टिट्यूशंस होगा या संस्थाएं होंगी तो कहीं न संविधान होगा तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो सकता है। डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होने का क्या मतलब है कि जब डेमोक्रेसी, हम बार बार मैं कहती हूँ कि डेमोक्रेसी में क्या है, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय का संरक्षण होता है। तो राष्ट्र ज़्यादा से ज़्यादा अगर डेमोक्रेटिक होंगे तो वहाँ पे पीस को स्थापित किया जा सकता है, वहाँ प्रॉस्पेरिटी होगी, वहाँ पे कोऑपरेशन होगा। तो इस तरह से संघर्ष जो है वो कम होंगे। नेक्स्ट कहते हैं कि यूनिवर्सल हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो यूनिवर्सल हॉस्पिटैलिटी है वो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, कहने का मतलब है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस का क्या मतलब होता है कि आर्थिक अंतः निर्भरता, यानी सिंपल सी एक मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी कि मनुष्य के जीवन में तमाम आवश्यकताएं होती है। मनुष्य क्या है, मनुष्य क्यों सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है? क्योंकि उसके पास विवेक है, बुद्धि है, सोचने समझने की क्षमता है, और वो एक सोसाइटी के अंतर्गत रहता है। सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो उसके मान्यताएं हैं, जो एक सेट ऑफ रूल्स है उसको फॉलो करता है, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। हम शुरू से समझाते हैं कि कई परिवारों से मिलकर गांव बनता है, समाज नेक्स्ट गांव से मिलकर समाज बनता है, कई समाजों से मिलकर आपका राज्य बनता है। तो हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारे डिफरेंट आवश्यकताएं होती हैं। हम आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकते हैं? एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करे। तो उनका मानना कि जब राष्ट्र क्या है ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ के बारे में सोचेगा, इकोनॉमिक अंतर्निर्भरता, आर्थिक अंतर्निर्भरता होगी, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रों के बीच में अगर आर्थिक अंतर्निर्भरता है तो सोसाइटी के अंदर या वर्ल्ड के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम होगा। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम कैसे दे सकते हैं? आप सिंपल सा देखिए कि इंडिया और चाइना के बीच में क्या है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी एक दूसरे के साथ व्यापार क्या है, बहुत अच्छे लेवल पे है। तो कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिक बेनिफिट के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये आपके कांट कहते हैं कि यूनिवर्सल हॉस्पिटैलिटी क्या है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी को बढ़ावा देगा, जिससे सोसाइटी के अंतर्गत प्रॉस्पेरिटी और कहीं ना कहीं संघर्षों को कम किया जा सकता है या पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट कहते हैं कि फेडरेशन ऑफ फ्री स्टेट इक्वल टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वो कहते कि राज्यों का संघ होना चाहिए। मैंने कल भी समझाया था कि राज्यों का संघ, जब राज्यों का संघ होगा तो डिफरेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं एक साथ मिलकर काम करेंगे, चाहे वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो। आप देख सकते हैं यूएनओ की भूमिका देख सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की भूमिका देख सकते हैं, तमाम ऐसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपीय यूनियन है। तो ये सारी एक मुद्दों पे अगर कोई एक समस्या होती है तो समस्याओं पे मिलकर काम करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रों के बीच में क्या है, संघ होगा, जिससे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे, और एक ये ऑर्गेनाइजेशन एक ऑब्जेक्टिव को लेकर बनेगा, उसके नॉर्म्स जो है कॉमन रहेंगे, जिससे राष्ट्रों के बीच में जो कहीं ना कहीं सहयोग और शांति को स्थापित करने का प्रयास किया जा सकता है। ये बहुत ही डिबेट का विषय है कि क्या वर्ल्ड व्यवस्था में हम शांति को किसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आज तक इसलिए पूरी तरीके से स्टैब्लिश नहीं हो पा रही है क्योंकि हर स्टेट के अपने
उसकी संप्रभुता है, उसकी अखंडता है, उसका पॉपुलेशन है, उसकी सरकारें अलग अलग हैं, उसके शासन करने की पद्धति है। यही कारण है कि हम एक जगह एकत्रित होकर एक कलेक्टिव सिक्योरिटी जैसी धारणा को हम फुलफिल पूरी तरीके से स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी बहुत सारे ऐसे कॉमन इश्यूज हैं जिस पे हम साथ मिलकर काम करते हैं और परिणाम पॉजिटिव लाने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं, ह्यूगो ग्रोशियस भी जुड़े हैं आपके उदारवादी विचार से। ये इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं। ह्यूगो ग्रोशियस कल भी मैं डिस्कस की थी। ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, जो राष्ट्र है, इन्हीं कानूनों के अनुरूप अगर व्यवहार करेगा तो राष्ट्रों के बीच में संघर्ष को रोका जा सकता है, वॉर को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है और शांति को स्थापित किया जा सकता है। ये जस्ट वॉर थ्योरी के अंदर कहते हैं कि युद्ध कब शुरू किया जाए, दो बातों पे फोकस करते हैं कि युद्ध कब शुरू किया जाए, या युद्ध अगर शुरू होता है तो उसके दौरान जो राष्ट्र है या फिर राज्य है उनकी आचरण किस तरीके से होने चाहिए। पहले तो ये युद्ध को नहीं मानते हैं, ये ऐसा नहीं कहते हैं कि इंटरनेशनल सोसाइटी में वॉर होना ही चाहिए। वो बोलते हैं कि अगर वॉर की संभावनाएं होती हैं तो ये वॉर कब हो सकती हैं। और दूसरी चीज कहते हैं कि अगर वॉर होती है तो उसमें वॉर में जो जुड़े राष्ट्र हैं, संलिप्त राष्ट्र हैं, उनके बिहेवियर किस तरीके से होना चाहिए। वो बोलते हैं कि आत्मरक्षा की जहां बात हो तो युद्ध किया जा सकता है, अन्याय को जहां रोकने की बात हो वहां पे युद्ध किया जा सकता है, संधि और समझौता, कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटीज या फिर कॉपरेशन है, अगर वहां पे ब्रेक किया जा रहा है पर्सनल अपने हित के लिए, अपने इंटरेस्ट को साधने के लिए, तो उस उल्लंघन को रोकने के लिए वॉर किया जा सकता है। अब वो कहते हैं कि वॉर करने के दौरान हमें कौन कौन से नैतिक आचरण करना चाहिए, यानी युद्ध अगर हो भी रहा है तो राष्ट्रों को किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उनकी टैक्टिक्स क्या होनी चाहिए। पहला है कि हमलावर, जो राष्ट्र इसमें इन्वॉल्व है उसी को ही नुकसान पहुंचाया जाए, आम नागरिकों को ज़्यादातर नुकसान नहीं होना चाहिए, अत्यधिक हिंसा भी नहीं होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं वॉर को कोशिश करना चाहिए कि हम वॉर ना ही करे तो बेहतर, अगर हो जाता है तो अत्यधिक वायलेंस नहीं होना चाहिए। और संसाधनों, वॉर में जो बहुत तमाम तरह की, आपने देखा कि अभी जो इजराइल और ईरान के बीच जो वॉर हो रहा था या फिर यूक्रेन रशिया के बीच जो हो रहा है, तो उसमें तमाम रिसोर्सेज की क्षति हो रही है, सिविलियंस की क्षति हो रही है। तो इस वॉर से अगर इतने बड़े पैमाने पे क्षति होती है तो हमें क्या मिल रहा है, हम किस चीज़ को अचीव कर रहे हैं, हम किस चीज़ को गेन कर रहे हैं, ये सोचने का विषय है। इसलिए वो कहते हैं कि संसाधनों की कम क्षति होनी चाहिए और मानवीय व्यवहार, यानी जो सैनिक जो है या फिर जो सिविलियन जो बंदी बनाए जाते हैं उनके साथ अमानवीय कृत्य नहीं करना चाहिए, अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो सोच है वो उदारवाद के बहुत करीब है और उदारवादी सिद्धांत इसी के बिहाफ पे इंटरनेशनल सोसाइटी को डिफाइन करने का प्रयास करता है। अब एडम स्मिथ, ये भी क्लासिकल आपके लिबरलिज्म थियरी से जुड़ी है। इनकी पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस है। द वेल्थ ऑफ नेशंस में वो कहते हैं मुक्त व्यापार की बात करते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। आप देखेंगे जब आप न्यू लिबरल्स या न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म थियरी पढ़ेंगे, जब 1991 के बाद आपका ग्लोबलाइजेशन आया, लिबरलाइजेशन आया, तो हम फ्री इकोनॉमी की बात करते हैं, फ्री ट्रेड की बात करते हैं। स्टेट, एक तरीके से जो स्टेट के बीच में एक बैरियर था वो फ्लैट हो चुका है। तो कहने का मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करेंगे, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो उदारवादी सिद्धांत की जो मूल आधार है, अगर वो इंटरनेशनल सोसाइटी में काम करते हैं तो स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है कम होगा। इसी तरह वुड्रो विल्सन का हमने को कल जिक्र किया था, जब आइडियलिज्म थियरी मैं बता रही थी कि वो 14 सिद्धांतों के माध्यम से कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद राष्ट्र संघ को स्टेब्लिश करने की बात करते हैं और राष्ट्र संघ के माध्यम से कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी उदारवादी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। नॉर्मन एंजल्स द ग्रेट इल्यूजन इनकी पुस्तक है। ये बोलते हैं कि युद्ध के बजाय आर्थिक लाभ, वो कहते हैं कि युद्ध के दौरान या जब युद्ध होता है तो जो हम नुकसान झेलते हैं उससे बेटर होता है कि हम इकोनॉमिक
इकोनॉमिक बेनिफिट को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने का प्रयास करें। तो होपफुली मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो उदारवाद के जो बेसिक पॉइंट्स कौन कौन से हैं। अब मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी कि 4 पार्ट्स जो आपके लिबरलिज्म के हैं, जैसे सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म, इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म और रिपब्लिकन लिबरलिज्म। वन बाय वन इसके बारे में मैं चर्चा करूंगी। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा, किसी तरह की क्वेरी होगी या जो चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी, आप मुझसे समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और बहुत कुछ हमारी बाध्यताएं भी होती हैं ऑनलाइन क्लासेस में, बहुत हम डेप्थ में जाके स्टडी नहीं कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि बेहतर है कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ें और उसके बाद मेरे साथ डिस्कशन करें, और कुछ कुछ आप एक फ्रेमवर्क को समझने के लिए इस वीडियो का सहारा ले सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।